Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वो हिडन बिजनेसमैन चाहे कितना भी वांगजी और जियांग चैंग और बाकी सबको भी मना कर ले, पर कोई भी उसकी बात इन चीज़ों में मान ही नहीं रहा था। हर कोई वांगशियान को हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम विजिट करने आता था, जिससे वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पर क्योंकि उसका खुद का बच्चा मतलब वांगशियान खुश था, इसीलिए वो इन सब को रोक भी नहीं सकता था। और रही बात वांगशियान की, तो उसका जियांग चैंग और लान वांगजी इन दोनों के साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट हो चुका था। वांगशियान खुद इन दोनों के हॉस्पिटल में आने का इंतजार करता था और इस बात से वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका बच्चा इन सब लोगों से फेमिलियर हो, इन सब लोगों से अटैच हो। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज फाइनली 7वां दिन था। आज वांगशियान को डिस्चार्ज मिलने वाला था और ये बात लान वांगजी, जियांग चैंग के साथ साथ बाकी सब भी जानते थे। इसीलिए वो सभी वांगशियान को आज सुबह ही विजिट करने आ चुके थे। वांगशियान की हालत अभी बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी और आज डॉक्टर उसे डिस्चार्ज तो दे रहे थे, पर फिर भी उसकी केयर बहुत ज्यादा करनी होगी, ये भी वो बिजनेसमैन जानता था। बिजनेसमैन भी अपने बच्चे के साथ लगातार हॉस्पिटल में ही था और इन दिनों में उसने अपने घर जाना या अपने कॉरपोरेशन जाना टोटली छोड़ दिया था। इनफैक्ट वो खुद हॉस्पिटल में ही रहता भी था और वही सोता भी था। उसने एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा था। उसका खुद का भी पैर अब बहुत सा रिकवर हो चुका था। वो बिजनेसमैन अपना दर्द छुपाने में इतना ज्यादा माहिर था कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी अब तक उसके बच्चे को मतलब वांगशियान को ये पता नहीं चला था कि उसके फादर को कोई चोट भी लगी है। ऐसे ही वक्त गुजर गया और फाइनली वांगजी और चैंग भी वांगशियान से मिलकर जा चुके थे और अब वक्त था वांगशियान के हॉस्पिटल डिस्चार्ज का। बिजनेसमैन ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली थी और अब उसने अपने बच्चे को उठाया और बहुत केयरफुली उसे अपने कार में बिठाया। इस बार कार खुद वो बिजनेसमैन ड्राइव कर रहा था। उसने बहुत सेफली और केयरफुली कार ड्राइव की थी ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसके बच्चे को ना आ सके। वो बिजनेसमैन वांगशियान को अपने घर पे लेके गया और उसे उसके बेडरूम में सुला दिया। वांगशियान का हैंड डिसलोकेट हो चुका था, जिस वजह से उसे अभी अपने हैंड में कोई भी मूवमेंट नहीं करनी थी और इस बात का वो बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रख रहा था। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया। अब फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग उस बिजनेसमैन को भी अपने ऑफिस में जाना ही था, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे वो घर पे ही था, वो हॉस्पिटल में ही था। तो उसके बहुत सारे वर्क पेंडिंग हो चुके थे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वो बिजनेसमैन इस पूरे हफ्ते कैंसिल कर चुका था और अब उन सारी मीटिंग्स का और वर्कलोड उस बिजनेसमैन को उठाना ही था। सो उसने वांगशियान के पास बहुत सारी मेट्स को अपॉइंट किया और वो खुद ना चाहते हुए भी ऑफिस के लिए निकल गया। निकलने से पहले उसने वांगशियान को अच्छी तरीके से फीडिंग करवा दी थी, उसे उसकी मेडिसिन दिला दी थी और बाद में उसे सुला भी दिया था। वो बिजनेसमैन फिर से फाइनली अपने ऑफिस में पहुंचा। उस दिन उस बिजनेसमैन ने पब्लिक एलिवेटर यूज किया था, क्योंकि उसके खुद के प्राइवेट एलिवेटर की सर्विसिंग चल रही थी, जिस वजह से वो एलिवेटर बंद था और यही रीजन था कि उस बिजनेसमैन को उस दिन सबके सामने ऐसा भागना पड़ा था। पर क्योंकि अब सब कुछ ठीक था, वो फिर से अपने पुराने डेविल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। पहले से ही उसका बिहेवियर किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं था। जब ये सब लोग उसके खुद के बच्चे वांगशियान से मिलने हॉस्पिटल भी आते थे, तो उसका बिहेवियर इन सब के लिए बहुत ज्यादा रूड और कोल्ड ही होता था। पर इन सब की कहीं ना कहीं वांगशियान के साथ अटैचमेंट हो चुकी थी, इसीलिए ये सब उस बिजनेसमैन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। प्रेजेंट में आज सब जानते थे कि वो हिडन बिजनेसमैन ऑफिस में है, इसीलिए हर कोई अपने अपने वर्क पर कंसंट्रेट कर रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर गया और फाइनली लंच टाइम हो चुका था। हर कोई कैंटीन में मौजूद था और अपना अपना लंच कर रहा था। रही बात उस बिजनेसमैन की, तो वो बिजनेसमैन आज सुबह से एक पल के लिए भी फ्री नहीं था, कि उसका वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे एक सांस लेने की भी आज फुर्सत नहीं थी। लगातार वो सुबह से मीटिंग्स और फाइल चेकिंग में बिजी हो चुका था। अचानक उस बिजनेसमैन के फोन पर एक कॉल आती है। वो बिजनेसमैन जब वो कॉल पिक करता है तो सामने वाले की बात सुनकर वो टोटली शॉक हो चुका था और उतनी ही तेजी से भागते हुए वो फिर से नीचे आ चुका था, जहाँ कैंटीन एरिया था। एक्चुअली उस बिजनेसमैन को जो कॉल आई थी वो किसी और की नहीं, उसी के एक बॉडीगार्ड की थी,
जिसने उसे बताया था कि वांग शियान जिद करके यहाँ आ चुका है और अभी वो कैंटीन एरिया में बाकी सबके साथ है। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, पर अब वो कर भी क्या सकता है। उसे अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा, इसीलिए वो फिर से भागते हुए नीचे कैंटीन में आया था। जैसे ही वो कैंटीन एरिया में पहुंचा, उसने देखा बाकी सब वहाँ बैठे हुए हैं और वांग शियान को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ है और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। ये देखकर उस बिजनेसमैन का तो खून खौल रहा था। तुरंत वह गया और उसने वांग की तरफ गुस्से से देखा। अभी भी उसके फेस पर मास्क था और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। जैसे ही उसने यहाँ एंटर किया था, सबका ध्यान कहीं ना कहीं उस पर चला ही गया था, पर वांग और वांग शियान उन दोनों का अभी भी उस बिजनेसमैन पर कोई भी ध्यान नहीं था। वो दोनों भी एक दूसरे को खिला रहे थे और अपनी अपनी मस्ती में गुम थे। तभी वांग और वांग शियान की कानों में एक डीप वॉइस गूंज गई जो उस बिजनेसमैन की थी। उस बिजनेसमैन ने अपने डीप और एंग्री वॉइस में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बाओ बाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही वांग शियान ने अपने फादर की इतनी डीप वॉइस सुनी, वो एक पल के लिए तो कांप गया, क्योंकि आज तक उसके डैडा ने कभी भी उसके साथ ऐसी बात नहीं की थी, ऐसी वॉइस में बात नहीं की थी। तो तुरंत पलटा और उसने अपने फादर की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी गुस्से में लाल थी। वांग भी पलट चुका था और उसने भी उस बिजनेसमैन की उन आंखों को देख लिया था, जिससे एक पल के लिए वो थोड़ा सा कहीं तो भी डर चुका था। वांग शियान तुरंत वांग की गोद से नीचे उतर गया और वो अपने फादर की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने डैडा के सामने जाकर कहा, बिग बेबी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, पर देखो मुझे आप नहीं मिले, ये सब मिल गए, इसीलिए मैं इन हैंडसम अंकल के साथ यहाँ खाना खा रहा था। तब वो बिजनेसमैन अपने बच्चे के सामने नीज के बल नीचे बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाओ बाओ, आपके बेबी ने आपसे कहा था ना कि आपको घर रहना है, रेस्ट करना है, आपको यहाँ किसने आने के लिए कहा था? वांग शियान ने अपने मुंह को थोड़ा टेढ़ा किया और क्यूटली पाउट करते हुए कहा, मैं अकेला था, मुझे बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अगर वांग शियान को छोड़ा जाए तो बाकी सब लोग उस बिजनेसमैन की आंखों में देखकर ये बता सकते थे कि वो कितना अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसे अभी ये सब देखकर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब तक तो ये सब समझ चुके थे कि उस बिजनेसमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये सब उसके बच्चे के आसपास भी दिखाई दे। उस बिजनेसमैन ने एक डीप ब्रीथ ली और अपने बच्चे की तरफ थोड़ा प्यार से देखते हुए कहा, बाओ बाओ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तो आपको इतनी चोट लगी है, ऊपर से आपको ज्यादा फिजिकल मूवमेंट करने के लिए मना किया गया है, फिर भी आप अपने बिग बेबी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? इससे पहले तो आपने कभी भी ऐसी जिद नहीं की, तो आज क्यों? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे कॉल कर सकते थे। ऐसे सबसे जिद करके यहाँ आना और अपने गार्ड्स को ऐसे धमकाना, क्या ये सही है? ऐसे ही वांग शियान ने ये लास्ट धमकाने वाली बात कही थी, उसने गुस्से से अपने साइड में खड़े गार्ड की तरफ देखा, जिसने अपना सर नीचे कर लिया था, क्योंकि वांग शियान ने उस गार्ड को धमकाया था कि वो अगर उसे उसके पापा के ऑफिस को नहीं लेके गया, वो अपने डैडा को कॉल करके ये बताएगा कि गार्ड अंकल ने उसे तंग किया। और वांग शियान ये भी नहीं चाहता था कि वो ऑफिस आ रहा है, ये बात उसके डैडा को पता चले, क्योंकि अगर ये बात उस बिजनेसमैन को पता चल जाती तो वो ऑब्वियसली वांग शियान को मना ही कर देता। और वांग शियान को यहाँ आना था क्योंकि उसे बाकी सब से, खासकर वांग जी और जियांग चैंग से मिलना था। वांग शियान ने क्यूटली अपने बिग बेबी की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस अपने हैंडसम अंकल से मिलना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। ऊपर से मुझे आपसे भी तो मिलना था, मैं बहुत बोर हो चुका था, इसीलिए। वांग शियान का इतना क्यूट फेस देखकर वो बिजनेसमैन आगे कुछ भी नहीं बोल पाया और उसने वांग शियान को बहुत केयरफुली ऊपर उठा लिया अपने गोद में। उसने वांग शियान की तरफ देखा और कहा, क्या बाओ बाओ को भूख लगी है? जैसे ही ये बात वांग शियान ने सुनी, उसने तुरंत अपना हेड यस में शेक किया। उस बिजनेसमैन ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, बाओ बाओ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मैं मेरे नीचे वाले ऑफिस में हूँ। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा, पर ऊपर वाले नहीं बल्कि नीचे वाले ऑफिस में, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरीके से डार्क था
और उसकी ये डार्क साइड सिर्फ दुनिया के लिए थी, ना कि अपने बच्चे के लिए। बिजनेसमैन की इतनी डार्क साइड उसका बच्चा नहीं जानता था, ना ही वो बिजनेसमैन उसे अपनी वो साइड दिखाना भी चाहता था, क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो बहुत लविंग और केयरिंग फादर था। उसके अंदर डेविल का डीड तक नहीं था। इसीलिए वो बिजनेसमैन उसी फ्लोर पर जो उसका एक ऑफिस था वहां चला गया। वहां उसके वर्क के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें नहीं थी। वो ऑफिस बस ऐसे ही उसने रिजर्व करके रखा था, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे हैंडल कर सके। आज फाइनली उस ऑफिस की उसे जरूरत पड़ ही गई अपने बच्चे की वजह से। वो बिजनेसमैन वांगशियान को लेकर वहां से अभी जा ही रहा था, तभी वांगशियान ने उस बिजनेसमैन से कहा, बेबी रुको रुको। बिजनेसमैन तुरंत अपनी ही जगह रुक गया। वांगशियान ने उस बिजनेसमैन की तरफ क्यूटली देखते हुए कहा, बेबी क्या हम इन सब के साथ नहीं खा सकते? ये लोग भी तो यहाँ खा रहे हैं ना, और हैंडसम अंकल तो मुझे खुद अपने हाथ से खिला रहे थे। प्लीज बेबी रुक जाओ ना, हम भी सबके साथ मिलके खाते हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं बेबी, प्लीज। जैसे ही ये बात उस बिजनेसमैन ने सुनी, उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था कि दोनों मुट्ठियां गुस्से से बीत चुकी थी। वो अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं डरा सकता था। वो बच्चा इन सब की असलियत नहीं जानता। वो बच्चा बहुत मासूम है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बच्चा उस बिजनेसमैन की जान है। और आज तक उस बिजनेसमैन ने अपने बच्चे को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। उस बिजनेसमैन ने एक डीप ब्रेथ इनहेल की, अपने आप को थोड़ा काम डाउन किया और अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज आपको अपने बेबी के साथ खाना नहीं खाना? क्या आज इन सब को साथ लेकर खाना खाना इतना इम्पोर्टेंट है, आपके बेबी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? सुनकर वांगशियान का कहीं ना कहीं मुंह उतर गया था। फिर भी उसने अपनी चेयरफुल वॉइस में कहा, ऐसी बात नहीं है बेबी, इस दुनिया में मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर ये सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये सब लोग भी वांगशियान से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वैसे भी घर हम दोनों साथ ही तो अकेले खाना खाते हैं ना, तो आज इन सब के साथ बैठकर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? इस बात का शायद उस बिजनेसमैन के पास जवाब था भी, तो भी वो अपने बच्चे को वो जवाब नहीं दे सकता था, और ना ही अपने बच्चे को आज रिफ्यूज कर सकता था। इसीलिए उसने वांगशियान को नीचे छोड़ दिया और वांगशियान से कहा, आप जाओ सबके साथ खाना खा लो। आपके बिग बेबी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। जब आपका खाना हो जाए तो गार्ड अंकल से बोल देना, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो बिजनेसमैन तुरंत उठ गया और जाने के लिए पलटा ही था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा तो वांगशियान ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वांगशियान की आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे। वांगशियान ने रुआसी आवाज में कहा, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? ठीक है, मैं इन लोगों के साथ नहीं खाना खाऊंगा, हम दोनों खाना खाएंगे, पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। प्लीज बेबी, अपने बाव को माफ कर दो। जैसे ही वांगशियान की आंखों में उस बिजनेसमैन ने आंसू देखे, वो खुद को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया। वो तुरंत अपने नीज के बल नीचे बैठा और उसने वांगशियान को बहुत केयरफुली अपने बाहों में होल्ड कर लिया और उसे हक करते हुए कहा, बेबी, बाव से कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। मेरी सच में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं निकलना चाहता था, पर ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे बाव से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि इन सब के साथ मिलकर हम खाना खाएं तो हम ज़रूर खाएंगे। इतना बोलकर वो खुद उठा, उसने वांगशियान को अपने गोद में लिया और वो खुद इन सब के साथ जाकर बैठ गया। वांगजी की साइड वाली चेयर जो खाली थी, उसी पर वो बिजनेसमैन अपने बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद एक बॉडीगार्ड एक प्लेट लेकर वहां आ गया। उस बिजनेसमैन ने वो प्लेट टेबल पर रखी और एक नजर बाकी सब पर डाली, जो अभी उस बिजनेसमैन की तरफ ही हैरानी से देख रहे थे। बिजनेसमैन ने उन सब को इग्नोर किया और जस्ट उस खाने की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे घूरना बंद करो और सब खाना खाओ। इतना बोलकर वो बिजनेसमैन अपने बच्चे को खाना खिलाने लगा।
बाकी सब भी कुछ कर नहीं सकते थे। सब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुके थे क्योंकि जब से वो बिजनेसमैन यहाँ बैठा हुआ था, हर कोई यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा कोल्ड महसूस कर सकता था। खासकर वांग जी और जियांग चैंग, इन दोनों पर इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ही असर हो रहा था क्योंकि वो बिजनेसमैन वांग जी और चैंग के बीच में ही बैठा हुआ था। कि जब वांग शियान यहाँ पर आया था तो वो सीधा वांग जी और चैंग के बीच वाली चेयर पर ही बैठा था और उसी चेयर पर अब वो बिजनेसमैन वांग शियान को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था और उसे फीडिंग करवा रहा था। वांग शियान ने अपने बिग बेबी की तरफ देखा और कहा, आप नहीं खाओगे? ये सुनकर अब सबकी नजर उस बिजनेसमैन पर थी क्योंकि अगर खाना खाना है तो मास्क निकालना ही होगा। यही सोचकर सब रुक चुके थे और उस बिजनेसमैन की तरफ क्यूरियसली देख रहे थे। उस बिजनेसमैन ने वांग शियान की तरफ देखा और कहा, सॉरी बाबाओ, पर आपके बेबी का डिनर ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने खाना खा लिया है, इसीलिए अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अभी आप खा लो, मैं वादा करता हूँ कि शाम को हम दोनों साथ में खाएंगे। ये सुनकर कहीं ना कहीं वांग शियान थोड़ा अपसेट भी हो चुका था और हैप्पी भी कि एटलीस्ट शाम को तो वो अपने बेबी के साथ खाना खा ही सकता था। इसीलिए उसने अपना हेड यस में शेक किया और वो अपने बिग बेबी के हाथों से खाने लगा। साथ ही वो वांग जी, चैंग और बाकी सब से हैप्पीली बातें भी कर रहा था। पर बिजनेसमैन बिल्कुल ही शांत था। वांग जी, चैंग और बाकी सब भी उस छोटे बेबी के साथ मतलब वांग शियान के साथ हैप्पीली बातें कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद उन सब का लंच फाइनली खत्म हुआ। उस बिजनेसमैन ने तुरंत वांग शियान को उठाया और वो उसे लेकर अपने कैबिन में चला गया। फाइनली सबने एक रिलीफ की ब्रीथ ली कि अब तक हर किसी की उस बिजनेसमैन को देखकर कहीं ना कहीं दिल में डर था। बिजनेसमैन का ऑरा इतना ज्यादा कोल्ड था कि हर कोई उससे डरता था। ऊपर से उसकी वो डीप और एंग्री वॉइस और साथ में उसकी वो गुस्सेल आईज, सच में वो बिजनेसमैन डेविल की परफेक्ट कॉपी था। अभी तक उसका हाफ फेस किसी ने नहीं देखा था, पर उसकी आईज देखकर हर कोई समझ सकता था कि ये इंसान कितना बड़ा जल्लाद है। खैर, ऐसे ही अब वक्त बीत रहा था। उस बिजनेसमैन के लाख मना करने के बावजूद भी वांग शियान अब हर रोज लगभग ऑफिस में आता था। वो वांग जी और चैंग के साथ अक्सर खेला करता था और ये सब लोग भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। उस बिजनेसमैन ने बहुत कोशिश की वांग शियान को इन सब से दूर रखने की, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। वांग शियान इन सब से मिलने के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका था। जब भी बिजनेसमैन वांग शियान को मना करता, वांग शियान सीधा खाना खाने से मना कर देता या अपनी मेडिसिन नहीं लेता या कुछ ना कुछ ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता जिससे वो बिजनेसमैन मजबूर हो ही जाता और वांग शियान के सामने अपने घुटने टेक ही देता। उस बिजनेसमैन को लगा था कि हॉस्पिटल से घर लेके जाने के बाद वो इन सब का और वांग शियान का बॉन्ड तोड़ देगा, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगा था। वो हिडन बिजनेसमैन जिसका नाम शुयांग था, वो अपने बच्चे वांग शियान को लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव था। और जब ये सब लोग उस बच्चे के पास आ रहे थे तो उसे डर लग रहा था, क्योंकि बहुत सी बार पहले ऐसा हो चुका था कि उसके पैसे के लिए बहुत से लोगों ने उसके बच्चे के मासूमियत का फायदा उठाया था और उसे ब्लैकमेल किया था, और इसी बात का डर उसे शायद यह भी था। इस बिजनेसमैन का नाम कुछ दिन पहले ही इन सब को पता चला था। वो भी इस बिजनेसमैन ने खुद नहीं बताया था, बल्कि बाहर से इन लोगों को उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि इस कॉरपोरेशन के ओनर का नाम शुयांग है, इसीलिए हर कोई इसे शुयांग ही बुलाता था। अब हम भी इस हिडन बिजनेसमैन को शुयांग ही पुकारेंगे। तो शुयांग ने बहुत कोशिश की वांग शियान को इन सब से अलग रखने की, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इनफैक्ट एक बार शुयांग ने सारे बॉडीगार्ड्स को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि वांग शियान चाहे जितनी भी जिद करे, पर उन लोगों को वांग शियान को कॉरपोरेशन में नहीं लाना है। इसके बाद वांग शियान ने जो किया था उससे शुयांग खुद बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि वांग शियान ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था और वो डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। और जब स्पेयर की से उस रूम के डोर को ओपन किया गया तो सामने वाला नजारा देखकर
हर कोई शॉक हो चुका था। तब वो बिजनेसमैन मतलब शुयांग तो घर पे नहीं था, पर बॉडीगार्ड्स हद से ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि वांग शियान ने विंडो से भागने की कोशिश की थी, मतलब नीचे उतरने की, जिसके लिए उसने अपने उस हैंड का यूज किया था जो ऑलरेडी इंजर्ड था और उसे मूव करने के लिए मना किया गया था, जिस वजह से वांग शियान की इंजरी थोड़ी बढ़ गई थी। और ये देखकर शुयांग हद से ज्यादा शॉक हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वांग शियान ऐसा भी कोई स्टेप उठा भी सकता है। जब ये बात शुयांग को पता चली तब वो भागते हुए अपने घर पे आया था, जहाँ वांग शियान हद से ज्यादा रो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो हैंड डिसलोकेट हुआ था उसे ही उसने मूव करने की कोशिश की, इसीलिए वो हैंड बहुत बुरी तरीके से पेन कर रहा था और उसी पेन की वजह से वांग शियान हद से ज्यादा रो रहा था। जब शुयांग ने अपने बच्चे का ऐसा रोना देखा था तब वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, डिसअपॉइंटेड हो चुका था। इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसके अंदर जो पास्ट का ट्रॉमा था, जो डिप्रेशन, एंजाइटी थी, वो अब बाहर आ रही थी, डर बन के उसके अंदर समा रही थी। कहीं ना कहीं वो खुद को पहले की ही तरह बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था और ये फीलिंग उसे अंदर से बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। उसे अपने बच्चे को कंट्रोल करना होगा, उसे इन सब से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सब से अपने बच्चे का जो बॉन्ड बन चुका है उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। पर कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल आज शुयांग के सामने था। वो अपने बच्चे को तो किसी भी हालत में नहीं खो सकता। खासकर उसे डर लग रहा था वांग जी और जियांग चैंग से, जो वांग शियान से हद से ज्यादा क्लोज हो चुके थे और वांग शियान इन दोनों से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, इनफैक्ट हद से ज्यादा अटैच हो चुका था। इतना ज्यादा अटैच कि आज उसने खुद को हार्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आज वांग शियान उन दोनों की वजह से अपने डैडा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे कैसे भी करके उन दोनों से मिलना था और ये बात उस बिजनेसमैन शुयांग को हद से ज्यादा दर्द दे रही थी। आखिर क्या कमी थी उसके प्यार में जो वांग शियान उन दोनों की तरफ झुकने लगा है? आखिर क्यों वांग शियान उन दोनों के पास जा रहा है? शुयांग भी तो उससे बहुत प्यार करता है, उसे आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। तो आखिर क्यों उसका खुद का बच्चा उसे इतना दर्द पहुंचा रहा है? क्यों वो आज पहली बार अपने पापा से जिद कर रहा है? आखिर क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो उन दोनों को इस बच्चे से जोड़ रही है और इस बच्चे को अपने खुद के पापा से तोड़ रही है? शुयांग अब हर पल यही सोचता था। वो वांग शियान को अब रोक नहीं सकता था, क्योंकि वांग शियान अगर एक बार खुद को हर्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो ऐसा बार बार भी कर सकता है। यही सोचकर अब शुयांग ने वांग शियान को मना करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इनफैक्ट उसने बॉडीगार्ड्स को भी बता दिया था कि वांग शियान जो चाहे वो कर सकता है। उसे अगर यहाँ आना है तो आ सकता है, वो चाहे तो इन सब से भी मिल सकता है, क्योंकि इन सब की वजह से वो अपने बच्चे को तो खो नहीं सकता। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये हो चुकी थी कि लगभग हर रोज वांग शियान लंच इन सब के साथ मिलकर करता था और अगर वहाँ शुयांग मौजूद ना भी हो तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और इस बात से शुयांग सबसे ज्यादा सैड फील करता था, क्योंकि उसका बच्चा जो एक वक्त में उसके सिवा खाना तक नहीं खाता था, आज उस बच्चे को उसकी शायद कोई भी फिक्र नहीं थी। ये इनसिक्योरिटी थी या इन सब के लिए उस शुयांग के दिल में जो गुस्सा था वो था, ये तो पता नहीं, पर उसे ये सब मंजूर तो डेफिनेटली नहीं था। पर वो कर भी क्या सकता है? आखिरकार वो वांग शियान को दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकता और यही दर्द, या यूं कहा जाए वांग शियान की यही जिद शुयांग की मजबूरी बन चुकी थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.